नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ एक बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध कैंसर ऑन्कोलॉजी सर्जन आए हैं। इनका नाम है डॉक्टर विनोद धाकड़। इनने अभी तक कुछ हजार से ज्यादा कैंसर सर्जरीज कर चुकी हैं। आज हम उनके जीवन यात्रा का साक्षात्कार लेंगे। आपका स्वागत है डॉक्टर विनोद धाकड़। क्या मैं आपसे आपके जीवन के बारे में कुछ प्रश्न पूछ सकती हूँ? बिल्कुल। क्या आप अपने ऑन्कोलॉजी सर्जरी के क्षेत्र में यात्रा साझा कर सकते हैं? इस विशेषज्ञता को चुनने की प्रेरणा क्या थी? एक्चुअली बचपन से ही मेरा सपना था कि मैं एक डॉक्टर बनूं, और डॉक्टर बनते बनते मेरे जो इंटरेस्ट है MBBS जो रहता है ग्रेजुएशन, उसमें मेरा इंटरेस्ट सर्जिकल फील्ड में ज़्यादा था। तो मैं सर्जरी के लिए मैंने ग्रेजुएशन किया। उसके बाद में चैलेंज हमारा सर्जरी में कुछ चैलेंजिंग सर्जरीज होती हैं, जैसे कि कैंसर सर्जरी, तो उसमें मेरा रुचि उसमें मेरी डेवलप हुई। तो फिर मैंने कैंसर सर्जरी का चूज़ किया। तो उसके बाद मैं सर्जिकल ऑन्कोलॉजी में मैंने MCH किया, और उसके बाद में मैं कैंसर के ही मरीजों का इलाज करता हूँ। और एक ऑन्को सर्जन के रूप में शिक्षा आपकी कुशलता और विशेषज्ञता को किस प्रकार आकार देती है? एक्चुअली पर्टिकुलरली कोई भी इलाज हो, खासकर सर्जिकल, उसमें नॉलेज और स्किल दोनों का ही बहुत ज़्यादा महत्व है। तो जैसे जैसे हम उस विधा को पारंगत करना चाहते हैं, उसमें एक्सेलेंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हायर एजुकेशन और हायर स्किल की रिक्वायरमेंट होती है, जिसके लिए हमने सर्जिकल ऑन्कोलॉजी में MCH नाम की जो डिग्री होती है इंडिया में, वो हमने करी है। तो उसमें हमें नंबर ऑफ पेशेंट्स का एक्सपीरियंस अच्छा रहता है, नंबर ऑफ पेशेंट का मैनेजमेंट किस तरह से किया जाता है इंटरनेशनल गाइडलाइन के हिसाब से, तो वो हम वहाँ पे ट्रेनिंग के दौरान हमारा उसमें सीखना भी होता है, अनुसंधान भी होता है, हमारे रिसर्च भी होते हैं। तो हम लोग उस विषय में गहनता से अध्ययन करके एक निपुण चिकित्सक बन के निकलते हैं। तो कोई भी विषय हो, उसमें आप हायर एजुकेशन करते हैं तो आप उसमें और रिफाइन होते जाते हैं। इसलिए जितना हायर एजुकेशन करेंगे उतना अच्छा तरीके से उस सब्जेक्ट को समझेंगे और मरीजों का अच्छे से इलाज कर पाएंगे। ये तो एक बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। अच्छा, और कैंसर सर्जरी करते समय आपको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और आप उन्हें कैसे दूर करते हैं? एक्चुअली हमारे भारतवर्ष में जो कैंसर के मरीज है, अधिकतर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास या पुअर फैमिलीज को भी बिलोंग करते हैं। तो उनकी बहुत सारी समस्याएं रहती हैं, जैसे कि वो बहुत एडवांस स्टेज में आते हैं। खासकर अर्ली डिटेक्शन हमारे यहाँ होता नहीं है, बहुत जल्दी बीमारी पकड़ में नहीं आती है। उसके कुछ कारण हैं। एक तो ये है कि अवेयरनेस नहीं है लोगों में, हेल्थ एजुकेशन के नाम पे जानकारी कम है कि किस समस्या को कितना जल्दी दिखाना चाहिए। तो लेट प्रेजेंटेशन होते हैं, तो हमारे यहाँ एडवांस स्टेज में जनरली पेशेंट्स आते हैं। एक चीज़, दूसरा उनका न्यूट्रिशन बहुत अच्छा नहीं होता है। दो, तीसरा उनका इकोनॉमिकल स्टेटस बहुत अच्छा नहीं होता है कि वो सपोर्टिव मैनेजमेंट और क्वालिटी ट्रीटमेंट लेने के लिए अफोर्डेबिलिटी उनकी नहीं होती है। चौथा, अवेयरनेस कमी होने की वजह से पहले तो वो लेट प्रेजेंट करते हैं, एडवांस स्टेज में आते हैं, उसके बाद में फॉलोअप भी वो रेगुलर नहीं रखते हैं। उनको इतना जानकारी नहीं रहती, गंभीरता उनको नहीं समझ में आती है, क्योंकि कैंसर जैसी बीमारी में अर्ली डिटेक्शन इज द की ऑफ सक्सेस, ऐसा हम बोल सकते हैं। और दूसरा है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। लोगों को अवेयरनेस हो तो वो कैंसर से रोकथाम के लिए प्रयास करें तो कैंसर हो ही ना। तो ये चीज़ें समस्याएं हैं हमारे जो मरीजों में हम अक्सर महसूस करते हैं। सर्जिकली तो पेशेंट को हम लोग बहुत ही अच्छे सेटअप में अच्छे से ऑपरेट करते हैं, उसमें आउटकम में बहुत ज़्यादा समस्या नहीं आती है। लेकिन मेन तो पेशेंट को ट्रीटमेंट डिसाइड करने तक ही बहुत ज़्यादा समस्याएं आती है। और क्या रोगी की शिक्षा कैंसर उपचार के परिणामों को बेहतर बनाने में कैसे मदद करती है? जैसे कि मैंने अभी बताया, हेल्थ एजुकेशन, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जनरल पब्लिक में एज अ लेमैन एवरीबडी शुड नो व्हाट इज द डिसीजन, व्हाट इज द ट्रीटमेंट, ऑप्टिमम ट्रीटमेंट। कई लोग भ्रांतियों में फंस जाते हैं, इधर उधर की बातों में फंस जाते हैं, किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ बोल दिया।
वो वाला इलाज करा लो, ये मत कराओ, कोई कैंसर का इलाज टॉक्सिक हो जाएगा आपके लिए, आप सहन नहीं कर पाओगे। इस तरह की भ्रांतियों में फंस के लोग गलत डिसीजन लेते हैं, डिसीज होने के बावजूद भी टाइम पे इलाज नहीं करा पाते हैं, लेट हो जाते हैं। तो ये हेल्थ एजुकेशन बहुत जरूरी है मरीज के इलाज के लिए। सबसे पहले तो इलाज के लिए प्रारंभ करना, उसके बाद में फिर ऑपरेशन जैसे होता है या कीमोथेरेपी होती है, रेडिएशन होती है, उसके बाद भी उनको नॉलेज रहता है बीमारी संबंधित, तो अपना ध्यान अच्छे से रख सकते हैं। उसके बाद रिहेबिलिटेशन, जो भी मरीज जिस भी बिजनेस में या सर्विस में काम कर रहे हैं, कैंसर सर्जरी या कैंसर का ट्रीटमेंट लेने के बाद उनको वही अपना व्यवसाय कर सकते हैं, कैसे करना है, कैसे मॉडिफिकेशन करना है, ये हेल्थ एजुकेशन और रिहेबिलिटेशन में आता है। ये भी जानकारी उनको काफी अपनी लाइफ को सही करने में मदद करती है। कैंसर उपचार लगातार विकसित हो रहा है। आप नवीनतम तकनीकों और खोजों से खुद को कैसे अपडेट रखते हैं? एक्चुअली मैं कैंसर सर्जरी में प्राध्यापक या प्रोफेसर हूँ। हमारे यहाँ पे ट्रेनी डॉक्टर्स हैं जो कि सर्जिकल ऑन्कोलॉजी में MCH की डिग्री के लिए कार्यरत हैं। तो हम लोग के यहाँ शोध एक रूटीन चीज है, शोध और रिसर्च जिसको बोलते हैं, रिसर्च हम लोग करते हैं। हमारे पास इनफ डेटा है, नंबर ऑफ पेशेंट्स रहते हैं, तो उनका डेटा कलेक्ट करके क्या नई तकनीकें डेवलप करें हम अपने स्तर पे और इंटरनेशनल लेवल पे कॉन्फ्रेंसेस के माध्यम से, वेबिनार्स के माध्यम से या टीचिंग्स के माध्यम से हम लोग को अपडेटेड रखते हैं, लेटेस्ट रखते हैं। डेली अपडेशन होते हैं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस, वेबिनार के माध्यम से या ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों कॉन्फ्रेंसेस होती हैं। साथ में हम लोग के यहाँ एजुकेशन, जैसे कि हम लोग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में है, तो यहाँ पे हम लोग रिसर्च का पूरा ध्यान रखते हुए हर स्टूडेंट से रिलेटेड कुछ ना कुछ रिसर्च हम लोग की ऑनगोइंग, अभी भी फिलहाल हम लोग 10 से 12 रिसर्च प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। इसके अलावा सर्जिकल फील्ड में हम बोलें तो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, की होल सर्जरी जिसको बोलते हैं आम भाषा में, या रोबोटिक सर्जरीज जो करना है, तो वो हम लोग करते हैं यहाँ पे। तो ये लेटेस्ट जो ट्रीटमेंट है, ताकि हमारे मरीजों को अधिक से अधिक हम लाभ दे पाए, वो हम करते हैं। ये तो एक बहुत ही अच्छी बात है। प्रारंभिक पहचान कैंसर उपचार में क्यों महत्वपूर्ण है? लोग अपनी सेहत को लेकर अधिक सतर्क कैसे रह सकते हैं? जैसे कि मैंने आपके पहले के सवालों के जवाब देते हुए बताया था, प्रारंभिक पहचान बहुत जरूरी है। कैंसर जैसी बीमारी में एज अर्ली एज पॉसिबल डिटेक्शन शुड बी देयर। पेशेंट को जितना जल्दी पता चलता है कैंसर में, उतना क्योर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो पेशेंट को हेल्थ एजुकेशन देना है। जैसे कि हम लोग डिसीज वाइज देखें, कई सारे भिन्न भिन्न प्रकार के कैंसर की जो बीमारियां होती है, उसमें अवेयरनेस प्रोग्राम चला के हम लोग अपने स्तर पे या सरकारी तौर के स्तर पे भी कैंप्स वगैरह भी लगाते हैं। कैंप्स में भी जा जाके हम लोग लोगों को, आम जनता को भी एजुकेशन देते हैं। कई सारे इंस्टीट्यूशनल हम लोग प्रोग्राम्स करते हैं। जैसे कि आपके स्कूल में कोई प्रोग्राम रखा फॉर एग्जांपल, हम वहाँ पे आए, तो वहाँ पे बच्चों को, टीचर्स को, सबके साथ में हम एक कॉमन एक अवेयरनेस प्रोग्राम की क्या क्या सावधानियां हमें रखना है, सो दैट कि हमें ये वाली बीमारी कभी भविष्य में ना हो। तो इस तरह से अवेयरनेस हम फैलाते हैं। और लोग आजकल ऑनलाइन सबके हाथ में मोबाइल है, दे कैन रीड कि भाई कैंसर कॉजिंग क्या चीज है। जैसे कि व्यसन है, तंबाकू, शराब, गुटखा, सुपारी, इसका सेवन नहीं करना है, ओबेसिटी नहीं होना चाहिए, रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज करना चाहिए लोगों को। तो ये प्रिवेंशन के कुछ चीजें हैं जो हम कर सकते हैं। और जब मरीज सर्जरी से गुजर रहे होते हैं और तनाव में होते हैं, तब उन्हें मानसिक रूप से कैसे समर्थन देते हैं? कोई भी कैंसर मरीज बीमारी से परेशान रहता है, लेकिन वो मानसिक रूप से साइकोलॉजिकली ही भी काफी तरीके से प्रभावित रहता है, क्योंकि कैंसर जैसी बीमारी, जैसे कि आम लोगों के बीच में है कि जानलेवा बीमारी है, तो जो भी कैंसर का रोगी रहता है वो साइकोलॉजिकली बहुत ही वीक हो जाता है, और उसको एक साइकोथेरेपी बोलिए या काउंसलिंग बोलिए बहुत जरूरी होती है। तो कोई भी कैंसर मरीज है, हमें उसी तरीके से डील करना रहता है, उसको एम्पैथी भी रखनी रहती है, ट्रीटमेंट भी अच्छे से करना है, उसको जो भी तकलीफ है उनको
कम करते हुए, ठीक करते हुए उसको ट्रीटमेंट दिया जाता है, ताकि वो इलाज कराने के लिए साइकोलॉजिकली भी टूट ना जाए। तो साइकोथेरेपी या साइकोलॉजिस्ट की भी मदद हम लेते हैं इसमें। साइकोलॉजिकल काउंसलर भी हमारे पास होते हैं जो काउंसलिंग करते हैं, जो कि पॉजिटिव वे में पेशेंट को सकारात्मकता की सोच डेवलप करा के उसको अपना इलाज के लिए भी मोटिवेट करते हैं, और उसको लाइफ के प्रति सकारात्मक सोच डेवलप करने के लिए भी उसको मोटिवेट करते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कैंसर में, साइकोथेरेपी एंड साइकोलॉजिकल काउंसलिंग। ये तो एक बहुत ही जरूरी बात आपने हमें बताई है। कैंसर उपचार से जुड़े कौन से आम मिथक हैं जिन्हें आप स्पष्ट करना चाहेंगे? कैंसर का मतलब ये नहीं है कि कैंसल, लोग सोचते हैं कैंसर हुआ अब कैंसल हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। कैंसर अलग अलग प्रकार के होते हैं। कैंसर अलग अलग बॉडी के जो पार्ट्स हैं उसमें अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं, और हर इंसान कैंसर के लिए अलग है। कैंसर कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो कि एक से दूसरे को फैलती है। कैंसर स्वयं के शरीर में अनियंत्रित डेवलपमेंट होने लगता है, अनकंट्रोल्ड डेवलपमेंट ऑफ द सेल्स होने लगता है, उसी को कैंसर बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि कैंसर हो गया तो उसके बाद उसका इलाज नहीं हो सकता, उसके बाद मरीज ठीक नहीं हो सकता है। तो ये भ्रांति सबसे बड़ी ये निकालना चाहिए। दूसरी भ्रांति है कि कैंसर के जो इलाज करने में बायोप्सी हम करते हैं उससे भी कैंसर फैलता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बायोप्सी करने से कैंसर नहीं फैलता है, कैंसर की खुद की ही टेंडेंसी फैलने की होती है। आप बायोप्सी कराते हैं लेट स्टेज में, जब तक कैंसर फैला ही हुआ रहता है, तो आप सोचते हैं कि बायोप्सी कराई तो उससे कैंसर फैल गया, ऐसा नहीं है। तो ये भ्रांति है। तीसरा ये है कि कीमोथेरेपी से या रेडिएशन जिसका भी लगा वो बच नहीं पाएगा, ऐसा नहीं है। एक्चुअली कीमोथेरेपी लास्ट रिसोर्ट कई बार पेशेंट की बीमारियों में रहता है, जब बीमारी बहुत ज़्यादा हाई स्टेज पे, 4th स्टेज पे पहुंच जाती है, तो उसमें कीमोथेरेपी से कुछ समय मरीज को हम दे पाते हैं, क्योर नहीं हो पाता, ऐसा होता है। तो वो पेशेंट मान लो सर्वाइव नहीं कर पाता, तो लोग ये सोचते हैं कि कीमोथेरेपी दिया उसकी वजह से पेशेंट एक्सपायर हो, ऐसा नहीं है। डिसीज टाइमली वो पेशेंट का कई सारी बीमारियां जो कीमोथेरेपी देने से क्योर हो जाती हैं, जैसे कई सारे ब्लड कैंसर है, लिम्फोमा जैसी बीमारी है जो कीमोथेरेपी देने से क्योर हो जाए। आजकल टारगेटेड थेरेपी बहुत अच्छी आ गई है। जो पहले बीमारियां बोली जाती थी कि ये तो बीमारी में 6-8 महीने में, साल भर में कोई पेशेंट नहीं बच सकता, आजकल वो बीमारी में लॉन्ग टर्म सर्वाइवल मिल रहा है। तो इम्प्रूवमेंट कैंसर का बहुत एडवांस हो चुका है। इंटरनेशनल गाइडलाइन को फॉलो करते हुए उसी लेवल का, उसी स्तर का इलाज हम आज कर पा रहे हैं, या इंडिया में, इंदौर में, मध्य प्रदेश में बैठ के यहाँ कर पा रहे हैं इंटरनेशनल लेवल का इलाज। तो ये सब चीजें जो सकारात्मक हैं, पेशेंट को कोई भी डाउट हो वो एक्सपर्ट से मिले और उनके डाउट क्लियर करें, तब वो डिसाइड करें, ना कि चलते फिरते किसी भी व्यक्ति की बात सुन लेना और उसको मान लेना और अपने जीवन से खिलवाड़ करना, वो नहीं होना चाहिए। तो ये भ्रांतियां निकालना चाहिए लोगों को, तो उससे अच्छे इलाज मिल सकते हैं पेशेंट्स को। सर्जरी के अलावा आप समाज में कैंसर जागरूकता और रोकथाम में कैसे योगदान देते हैं? रोकथाम के लिए आजकल सोशल मीडिया है, उस पर हम अवेयरनेस के लिए कुछ वीडियोस बनाते हैं, कुछ टॉक्स बनाते हैं, कुछ लेख लिखते हैं। उसके अलावा हम कैंप्स करते हैं डिफरेंट जगह जाके, वहाँ पे लोगों को अवेयर करते हैं। फ्री कैंप्स ओपीडी के, भाई जनरल स्क्रीनिंग कैंप, आप आइए, आप चेक कराइए। जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर के स्क्रीनिंग के प्रोग्राम होते हैं, सर्वाइकल कैंसर के स्क्रीनिंग, ओरल कैविटी के स्क्रीनिंग के प्रोग्राम होते हैं। उसके तहत हम लोग नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल को चेक करके और उनको रूल आउट करते हैं कि कोई भी डिसीज प्री मैलिग्नेंट तो नहीं है, कैंसर के पहले की कोई स्टेप्स तो नहीं हो रही हैं, या भविष्य में कोई कैंसर तो नहीं है। और कुछ अनफॉर्चुनेट कुछ पेशेंट को निकल भी जाता है उस टाइम पे कैंसर, लेकिन वो अर्ली स्टेज होता है तो उसका इलाज भी टाइम पे हो जाता है। तो दीज आर द वेज कि हम लोग जाके पब्लिक में जाके वहाँ कैंप्स करें, अवेयरनेस प्रोग्राम करें, एजुकेशनल प्रोग्राम करें, इंस्टीट्यूशनल वे जैसे स्कूल्स में, कॉलेज में या इंस्टीट्यूट्स में जाके वहाँ टॉक्स दें, तो लोगों को कैंसर के बारे में बेसिक जानकारी मिले, क्या करना है क्या नहीं करना, वो एक गाइडेंस मिले। तो इस तरह से अवेयरनेस फैलाई जाती है। चलिए आखिरी प्रश्न, चिकित्सा शोध कैंसर उपचार और जीवित रहने की दर में सुधार करने में क्या भूमिका निभाता है? जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, पहले के जमाने में ऐसा होता था कैंसर हुआ मतलब कैंसर, अभी ऐसा नहीं है। आज की डेट में कैंसर होने के बावजूद भी पेशेंट को
अच्छा इलाज जो कि रिसर्च के द्वारा प्रूव हुआ है वो देने की वजह से कैंसर में क्योर हो जाता है। सर्वाइवल पेशेंट का सर्वाइवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और पेशेंट नियर नॉर्मल या नॉर्मल जैसी लाइफ भी जीते हैं कैंसर के इलाज के बावजूद। ये सब संभव हो पाया है इतने सारे शोध और रिसर्च के बाद जो ड्रग्स या ट्रीटमेंट निकल के आया है उसकी वजह से ही ये संभव हो पाया है। तो आज की डेट में हम लोग स्टिल रिसर्च इज ऑन गोइंग, बहुत सारे टारगेटेड थेरेपी अभी रिसर्च में चल ही रहे हैं। कई सारे निकल के आए हैं जो बहुत ही वंडरफुल ड्रग्स है जिससे कि कई सारे कैंसर क्योर हो गए हैं, कुछ कैंसर अभी बाकी हैं। तो रिसर्च तो सतत एक प्रक्रिया है जो कि चलती रहेगी और पेशेंट के इलाज में दिन ब दिन बेहतरी होती जाएगी। आपका बहुत ही ज्यादा धन्यवाद। आज आपने हमें ही नहीं पर आपने जितने भी लोग ने आज आपकी इंटरव्यू को देखा है आपने सबको जागरूक किया है। आपका बहुत ही ज्यादा धन्यवाद है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।